Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Shet Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 12 शब्द रचना समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत है पाठ का प्रथम खंड। शब्द रचना के अंतर्गत हम 3 चीज़ों को समझेंगे। पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा समास। सबसे पहले हम उपसर्ग पर दृष्टि डालते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्दों से पहले लगकर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हैं। उदाहरण देखिए, फुटबॉल का मैच चल रहा था। मैच खेलते हुए अब्बास ने भागते हुए सुरेश के पांव में अड़ंगी दी, जिससे सुरेश उलट कर गिरा और पांव की हड्डी टूट गई। अब सुरेश का उत्साह ठंडा पड़ चुका था। उसके अध्यापक ने उसे प्रोत्साहन दिया, परंतु उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। एक बार हतोत्साहित होने के पश्चात पुनः फुटबॉल के खेल में सोच हिस्सा लेना सरल न था। एक खिलाड़ी के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि खेल में ऐसा कुछ भी न करे जिससे कोई दूसरा खिलाड़ी अनुत्साहित हो जाए। ऊपर लिखे गद्यांश में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों के प्रारंभ में भिन्न भिन्न शब्दांशों का प्रयोग हुआ है और इन विभिन्न शब्दांशों के प्रयोग से शब्द का अर्थ परिवर्तित हो गया है। अब इन शब्दों पर अलग अलग विचार करते हैं। मूल शब्द है उत्साह। प्रोत्साहन। प्रोत्साहन में उत्साह शब्द के पहले प्र एक शब्दांश जुड़ा है, जिसके जुड़ने से शब्द का अर्थ इस प्रकार हो गया है उत्साह बढ़ाना। फिर दूसरा शब्द है हतोत्साहित। इसमें मूल शब्द उत्साह के पहले हत लगा दिया गया है, जिससे इसका अर्थ हो गया है जिसका उत्साह मर गया हो। अगला शब्द है सोत्साह, जिसमें उत्साह के पहले स लगा दिया गया है, जिससे उसका अर्थ हो गया है उत्साह के साथ। अगला शब्द है अनुत्साहित, जिसमें उत्साह के पहले अन लगा दिया गया है, जिससे शब्द का अर्थ हो गया है उत्साह के बिना। इस प्रकार उत्साह शब्द से हमने अनेक शब्दों का निर्माण किया। ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इसके अलावा यदि किसी शब्द से पहले दूसरा शब्द आ जाए तो वह उपसर्ग नहीं कहलाएगा। उपसर्ग केवल शब्दांश के रूप में ही प्रयोग होता है। उपसर्ग पूरा शब्द नहीं होता है, वह केवल शब्द का एक अंश होता है जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है। इस प्रकार जो शब्दांश शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के लिए ध्यान देने योग्य बातें यह हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं और इनका प्रयोग शब्दांशों के रूप में ही होता है। उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अगर हम ऊपर के उदाहरणों पर दृष्टि डालें तो देखेंगे कि प्र का कोई अर्थ नहीं होता, हत का कोई अर्थ नहीं होता, स का कोई अर्थ नहीं होता, अन का कोई अर्थ नहीं होता। मतलब ये जो सभी शब्दांश हैं यह स्वतंत्र रूप से अर्थ विहीन होते हैं, इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। परंतु जब ये शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो इनका भिन्न भिन्न अर्थ होता है। इसलिए उपसर्ग का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। उपसर्ग मूल शब्दों से पूर्व लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। अब हम उपसर्ग के भेदों पर दृष्टि डालते हैं। उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं।
संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग के सभी भेदों को हम पाठ के द्वितीय खंड में अच्छी तरह से समझेंगे एवं उनके अर्थ और उनसे बनने वाले नवीन शब्दों को भी समझेंगे। हमारे पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।